हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किट्टू बिट्टू मॉम पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग मेरे कपड़े से देख सकते हैं कि ये ना एक ही दिन का सब वीडियो शूट है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बनाते जा रही हूँ। और क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं अपने बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही हूँ। और रात में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आज ही सारा स्टोरी मैं आज ही अपना वीडियो बना लूँ, ताकि मैं धीरे धीरे आप लोग को अपडेट करते रहूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए भी चलिए स्टोरी बताते हैं। तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? हाँ, हम लोग थे अम्बाला में, ठीक है ना। तो जहाँ मेरा पति लेकर के गए थे, अम्बाला में हम लोग जब रह रहे थे, तो वहाँ पर मेरे पैसे ख़त्म होने वाले थे। क्या घिसिर पिसिर कैसे भी ज़िंदगी चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि ये तो काम करता नहीं था, मेरा हस्बैंड जो है काम करते नहीं थे। तो क्या हुआ कि ये जो सुमन दीदी है ना, जो मेरे बगल में, कभी कभी अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी मारा पीटा हुआ, तो मुझे कुछ खाना भी नहीं बनता था घर में। वो तो अपने दोस्त के साथ चल जाता था, खा लेता था, पी लेता। लेकिन मेरे शुरू से आदत है दोस्तों कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा होता था ना, मैं नहीं खा पाती हूँ। सोचिए, मेरे पेट में जब बेबी थे ना, जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर भी मैं नहीं खा पाती थी। एक अजीब सा ही मेरा है, नेचर मेरा है, समझे। फिर भी मैं नहीं खाती थी, फिर भी उनको खाना खिलाती थी। जो दीदी थी ना बगल की, वो हमको खाना खिलाती थी, ठीक है। और वो हमको आगाह भी करती थी कि देखो, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो अच्छा है नहीं, बस अच्छा दिखता है, अच्छा नहीं है, वो तुमको धोखा देगा ही देगा। हमको उसका नेचर पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो किसी को लेकर के आया है, किसी को अपना बना के आया है, और अब थर्ड पर्सन को अपनी माँ, थर्ड पर्सन एक लड़की नहीं होती है दोस्तों, माँ बाप भी तो होते हैं ना। बीच में माँ बाप को ला रहा है, तो ये रिश्ता तुम लोग को टिकेगा नहीं। जहाँ माँ बाप को सुनना स्टार्ट करोगे, टिकेगा नहीं। जब प्यार करते समय लोग माँ बाप को नहीं मानते हैं, तो शादी करते समय क्यों मानेंगे, है ना। और ये तुमसे शादी भी नहीं करेगा, तो समझाते थे। फिर आज मैं एक चीज़ बताऊंगी दोस्तों, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, सब कुछ सच बताऊंगी दोस्तों। जो होगा देखा जाएगा। मुझे मेरी इज्जत तो अब क्या ही, अब तो सब कुछ खो खवा दिया मैंने। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है दोस्तों, जो मैं जी रही हूँ लाइफ। तो इसलिए लोगों को पता लगनी चाहिए ना कि हाँ, मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी का साइन है, इतना मुझे नहीं पता था। यकीन करिए दोस्तों, आज मैं 27-28 साल की हूँ। आप लोग को लगता होगा कि मैं 30 साल के हूँ या जो भी बड़ा लगती होंगी मैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरे टेंशन से मेरा चेहरा, शरीर में ऐसी नहीं थी, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। तो पता है दोस्तों, आज के एज मेरा है 27-28 साल के बीच में है, ठीक है ना। तो सोच लीजिए कि 2013 में कितना होगा। 2013 में मेरा एज क्या होगा, 17 या 16-17 के बीच में मेरा एज था। सच में दोस्तों, बिल्कुल मेरा एज नहीं था, लेकिन वैसा माहौल पैदा हो गया कि हमें घर से भागना पड़ा, ठीक है ना। तो इतना भी हमको पता नहीं था कि पीरियड तो आदमी हो रहा है, हम जान गए। कोई हमको जब पीरियड हुए पहली बार, तो गांव भर के लोग, जो मेरी सखी सहेली, आसपास की जो दीदी है, चाची है, ताई है, जो भी है, हमको बताई, ठीक है ना। लेकिन ये पता नहीं था, घर से भागने के बाद भी घर से पता ही नहीं था ये चीज़, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ऐसा करने से बच्चे होंगे, ऐसा करने से ये होगा, ये सब कुछ नहीं यार, मेरा दिमाग में था ही नहीं। मैं सोचती कि मैं क्या थी, क्या हो गई। मैं बच्ची थी, मुझे एकदम, जो कहा जाता ना, गुमराह किया मेरा पति ने, मुझे गुमराह किया, मुझे बर्बाद किया, ठीक है। मैं कसम खा के कहती हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी का साइन पीरियड मिस होना होता है, ठीक है। तो पीरियड मिस हो गया, मेरा पीरियड मिस हो गया उनके घर से ही, ठीक है ना। उनके घर से ही मिस हो गया था, जब उनके घर में मैं थी, और वो था जेल में गए थे ना, कस्टडी में, और मैं उनके घर में थी, तभी से
क्योंकि देखिए आज मुझे पता है ना, बच्चा होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन में 1 साल रहो 2 साल रहो तभी बच्चा होगा। बच्चा जिसको रहना रहता है, भगवान की मर्जी के आगे क्या हो सकता है। एक दिन में भी तो अभी एक दिन के रिलेशन में भी बेबी हो सकते हैं, किसी को होना रहेगा तो, है ना दोस्तों। तो मैं आज इसलिए सच बता रही हूँ दोस्तों, ये काला सच है, कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरे साथ किट्टू से भी पहले मुझे एक बेबी होने वाला था। जो मेरा बच्चा है ना बड़ा वाला, उससे भी पहले मेरा बेबी होने वाला था। तो मेरा पीरियड मिस हो गया और मुझे ज़रा सा भी इसका आइडिया ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे उल्टी भी स्टार्ट हो गई, उल्टी होने लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उल्टा सीधा खाई हो इसलिए उल्टी हो रहा है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब भी जीरा का फोड़न मतलब दाल वगैरह लगाती थी ना तड़का, तब मुझे उल्टी होता था। बहुत सी ऐसी चीज़ हो गई जिनको रोटी बिल्कुल पसंद ना, मतलब 2-2.5 महीना का प्रेगनेंसी मेरा था, ठीक है ना। उल्टी तो ज़बरदस्त उल्टी होता था, वैसा उल्टी तो हमको मेरे दोनों बच्चे में कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरी जो बगल की जो दीदी थी, सुमन दीदी, वो बोली ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब डायरेक्टली ऐसे ही बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने नहीं दीदी, आपको कैसे लगा? तो बोली कि देखो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, तुम कितनी पतली दुबली लग रही हो, मतलब तुम्हारा चेहरा से, तुम्हारा शरीर से दिख रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम एक बार ना चेक कर लो। हम बोले चेक करने के लिए क्या करना होगा दीदी, कैसे जानेंगे, डॉक्टर ही जाना पड़ेगा ना। तो बोले कि नहीं, घर पे भी चेक कर सकती हो। वो बोले कि अपने हस्बैंड को बोलना है कि प्रेगनेंसी किट लाने के लिए, वो समझ जाएगा मेडिकल वाला। मैं बोली ऐसा कोई किट होता है दीदी जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट हो? मैं कुछ नहीं जानती थी यार। मैं बोली कि हाँ होता है। सोचिए दोस्तों, मैं सिंदूर भी लगाती थी अपने पति के नाम से। मतलब मेरे हस्बैंड शादी किए थे मेरे से 3-3 बार, पर अकेले में, ठीक है ना। तो मैं बोली ठीक है दीदी। हम लोग ऐसे बोले, क्या पंडित, क्या धर्म, क्या कानून, हम तुमको पति मानते हैं, तुम हमको पति मानते हो। हम लोग बंद कमरे में भगवान को साक्षी मान के, माता रानी को साक्षी मान के एक दूसरे को पति पत्नी मान लिए। वो हमारे मांग में सिंदूर भर दिए, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। ऐसा था मेरा सोच, ठीक है ना। और ऐसा हर प्यार करने वाला को सोच रहता है यार, सिंदूर लगाने से ही नहीं होता है कि हाँ, आत्मा से, दिल से भी तो आदमी कनेक्ट होता है ना। तो मैं बोली कि ये बच्चा मुझे रखना है। सोचिए मेरे एज भी नहीं था। तो मैं बोली कि दीदी ऐसा कुछ होगा ना तो मुझे बेबी को रखना है। तो बोले कि तुम्हारा एज भी नहीं, कितनी छोटी हो तुम। मतलब मेरी दीदी समझाई भी, वो जो बगल की दीदी थी वो समझाई भी, फिर भी अपने हस्बैंड से बात कर लेना। तो वो किट ला के दिए, मेरा हस्बैंड मुझे किट ला के दिया। मैं टेस्ट में की पॉजिटिव निकला। तो मतलब मैं नहीं कुछ बोली, मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। मतलब एक होता है ना आदमी को कि हो क्या रहा है, ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो वो जो बगल की दीदी थी वही मेरे हस्बैंड को बताई कि खुशखबरी है, तुम दोनों मम्मी पापा बनने वाले थे। सोचिए हम लोग भले ही एज कम था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जब हर चीज़ के लिए एज कम नहीं था तो फिर मम्मी पापा बनने के लिए एज कहाँ से कम होगा, है कि नहीं। ये मेरी सोच थी। मैं बोली कि वो सब करते समय तो तुमको एज दिखाई नहीं दिया, बच्चे पैदा करते समय तुम्हें एज दिखाई दे रहा है, तुम्हें अपना ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। फिर मेरे हस्बैंड क्या बोले कि नहीं, अभी बेबी ठीक नहीं है, बेबी प्लान नहीं कर सकते हम लोग, अभी तो हम लोग खुद बच्चे हैं, हम लोग को अभी देखो, अभी हम काम नहीं कर रहे, ये वो बहुत सारी बातें मेरा हस्बैंड मेरे सामने रख दिए। क्योंकि उन्हें मुझे छोड़ना था, उनका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं भी सोची कि ठीक ही है, तुम कितनी छोटी हो अभी, तुम देखो खुद को, ऐसे मतलब मेरा हस्बैंड मुझे समझाया। फिर मैं बोली ठीक है, मतलब वो जैसे मुझे बोले, हम बोले कि तब कर क्या सकते हो। आज तक मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं किया था दोस्तों। जाहिर सी बात है, कितना डर लगेगा, डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट पता नहीं है ना कि ऐसा करने से, एबॉर्शन करने से, मेडिसिन खाने से हमारे शरीर पे कितना साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कितना बुरा हालत हो सकता है, कितना बुरा इंजाम हो सकता है, ये तो सोच भी नहीं आएगा। दूसरी बात की एज कम था,
ठीक है ना। और आज तक उसके बाद मैंने आज तक कभी भी वो दवा हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा। कहते ना, भगवान कहते ना कि जब भगवान कोई चीज़ देना चाहता है ना, उसे ठुकरा दिया जाए तो उस चीज़ के लिए बहुत दुआ की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा किट्टू बहुत दुआ धर्म के बाद मेरा किट्टू जन्म लिया है, ठीक है। उसके बाद की बात कहानी बाद में बताऊंगी दोस्तों। तो ये हमको मेडिसिन ला के दिए, तो मेडिसिन ला करके दिए ना दोस्तों, तो हम खा नहीं रहे थे। मतलब एक होता है ना, उम्र भले कच्चा हो या कुछ भी, लेकिन अंदर की जो माँ का फीलिंग होता है ना, मैं ऐसा लग रहा था कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। लेकिन फिर भी मैं अपने पति के बात मान करके वो मेडिसिन खाई, ठीक है ना। और शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो भी मेरे साथ इतना झेलता जितना मैंने झेला है। आगे के वीडियो में पता चलेगा दोस्तों कितना बुरी तरह से, कितना बुरा तरीका से मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ा था ना, डिवोर्सन करने के बाद सब पता चलेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उनका प्लानिंग था, ठीक है ना। वो अपनी मम्मी सबसे बता दिए थे कि हम प्रेग्नेंट हैं, ऐसे वैसे कुछ भी बता दिए होंगे। तो हमको मेडिसिन ला करके दिए, खिलाने के बाद 2 या 3 दिन लगातार शायद दवाई खाना पड़ता है, पता नहीं, याद भी नहीं है उतना दिन के बाद हमको, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा उसके बाद, आना उससे पहले कभी नहीं। मैं बोली ना, मैं बहुत ही मतलब मेरा दुनिया मेरा पति ही था सब कुछ। तो जो बोले मैं करती गई। तो फिर जब इतना पेन इतना, मतलब उस दिन हमको लग ही नहीं रहा था कि मैं बचूँ। इतना मैं ज़ोर से चिल्ला रही थी ना दोस्तों, इतना ज़ोर से ना, इतनी दर्द हो रही थी ना। वही दर्द मुझे याद था कि मैं अपनी छोटी जो मेरी बेटी होने वाली थी ना, उसमें मैं रिस्क नहीं ली, ठीक है ना। इतना कुछ होने के बाद, किट्टू के पापा के इतना जानने के बाद भी मैं अपनी छोटी बेटी को इस दुनिया में लाई हूँ, वो पेन याद करके। इतना पेन था ना दोस्तों। पता है सब लोग कहते हैं पेन नहीं होता है, बहुत लोगों की लड़कियाँ, हो सकता है उम्र की बात हो। उस समय जो मेरा उम्र था, आजकल मतलब जो भी लड़कियाँ लोग करती होंगी, सबके उम्र है 20 साल 25 साल, सह जाती होंगी पेन। मैं नहीं सह पा रही थी। रात भर दर्द से कहरने के बाद सुबह 4-5 इतना हैवी ब्लीडिंग दोस्तों कि हम क्या बताएं। मेरे साथ हो क्या रहा है ये मैं इसलिए ज़रूरी समझी बताना, क्योंकि आपको सबको पता लगना चाहिए कि उसने कितना मेरे साथ गलत किया है, ठीक है ना। इसलिए मैं इस वीडियो में सब कुछ सच्चाई बता रही हूँ दोस्तों। इतनी हैवी ब्लीडिंग हुआ। अब पूरी पेन, बहुत पेनफुल, मेरे लिए इतना पेनफुल था ना कि मत पूछिए। मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। वो हमको डॉक्टर में भी नहीं ले जाए, मतलब आज भी मारता पीटता है तो डॉक्टर के पास नहीं। उस समय भी प्यार में था, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। सब चीज़ घर में ही सोच रहा था कि ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। कभी ये दवा ला के दे, कभी वो दवा ला के दे। उस समय का ही इन्फेक्शन है जो मैं आज तक झेल रही हूँ, ठीक है ना। कभी ये दवा ला के दे, कभी वो दवा ला के दे, पर मेरा ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। मैं एकदम लग रहा था ना कि मैं मर जाऊंगी, एकदम ऐसा हो रहा था। खड़े चक्कर आते थे, गिरते थे। फिर जो वहाँ के मकान मालिक था, वो मेरे पति को समझाया कि तुम लेके जाओ हॉस्पिटल में, नहीं तो मर जाएगी, फंस जाओगी पूरी तरह से, ऐसे वैसे। फिर उनके साथ ही, मेरे मकान मालिक के साथ ही उसने लेके गया, ठीक है, हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में लेकर के गया तो एक छोटी सी हॉस्पिटल में लेके गया। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया बड़े हॉस्पिटल, अम्बाला हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल था, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं गई, तो वहाँ पर तो मतलब देखने के बाद तो बच्चा तो था नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो मतलब होश में मुझे ना बेहोश भी नहीं किया गया था, होश में ही अच्छी तरह से वहाँ से मतलब जो भी क्लीनिंग होता है वो क्लीनिंग किया गया, डिवोशन किया गया। उसके बाद इतनी ठंडा पानी, इतनी चिल्ड वाटर मुझे मेरा हस्बैंड ने पीने के लिए दिया, ठीक है। वो पीने के बाद मुझे और पेन होने लगा। ठंडा पानी पिलाया और होने लगा। कैसे भी रात भर हम लोग हॉस्पिटल में रहे,
सुबह में आज भी मेरा याद है। पता है दोस्तों, मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहूँगी, छोड़िए वो सब बातें, बस इतना ही काफ़ी है बताने के लिए। अगले सुबह वो मुझे लेकर के रूम पे आता है, ठीक है। रूम पे आता है, अब मेरी अंदर वाली जो माँ है वो जाग गई। मैं उससे भयानक वाला लड़ाई लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, मुझे मेरे बच्चे को ला के दो, मुझे मेरे बच्चे को ला के दो, तुम्हें मुझे छोड़ना है छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चे को ला के दो। ऐसे से मैं उल्टा पुल्टा बातें बोलने लगी। मैं अपने पति से झगड़ा करने लगी। मतलब मैं इमोशनली हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो आज भी मुझे वो चीज़ याद आता है दोस्तों। आज भी ऐसा रहता है कि चलो कैसे भी झेल लेते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं ना अभी, उसे भी कैसे भी हम पाल ही लेते हैं ना। तो उसके बाद वो ना टिकट कटवा लिया गाँव के लिए। सोचिए मेरा इमोशन हुए 2-3 दिन भी नहीं हुआ और वो मुझे छोड़ने की प्लानिंग। कोई छोड़ने से पहले 1000 बार सोचता कि कितनी दर्द पीड़ा से गुजर रही है, कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है ये, और हम इस लड़की को छोड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्तों। अभी मेरा शरीर अभी मेरे बस में नहीं था, फिर भी मुझे छोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। टिकट कट गया, मुझे समझाया गया कि हम वहाँ जाएंगे, दुकान खोलेंगे, दुकान में काम करेंगे, तुमको अच्छे से रखेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला ठीक है। दिल तो कह दिया था कुछ होने वाला है, पर जो होगा देखा जाएगा। सब लोग वहाँ के जानते थे, मेरे जो भी आसपास के जो थे ना, मेरी दीदी, जो बगल की दीदी थी, सब लोग जान गए थे। उसका दोस्त तक जान गया था। उसका दोस्त खुद मेरे से कहा कि भाभी ये आपको छोड़ने वाला है, बस मेरा नाम मत लीजिएगा। बोले कैसे आपको पता है? तो ऐसी प्लानिंग चल रहा है, ये आपको छोड़ने वाला है। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं ऐसा ही है, बस मेरा नाम मत लीजिएगा, बस आप खुद को संभालिए। आज भी उसका बात याद है मुझे, उसका ही दोस्त मुझे बोला था। तो सब लोग ये भी बोले थे कि अगर रोड पे कहीं छोड़ा ना तो हम लोग को कांटेक्ट करना, हम लोग तुम्हारे घर को अच्छे से पहुंचा देंगे। पर मुझे पता था मेरा हस्बैंड रोड पे तो नहीं छोड़ेगा। तो रोड पे क्या, वो रोड पे ही कहते हैं, है ना दोस्तों। जो बीच मझधार में छोड़ दिए वो रोड से भी बेहतर था मेरे लिए। तो मतलब वो मेरे से बोलना ही कम कर दिया था वो इंसान, जैसे आज कर दिया है। पता है दोस्तों, मैं जब ट्रेन में बैठी ना, मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया, ट्रेन में बैठाया। जब मैं आ रही थी तो मैं ऐसे सो रही थी ट्रेन में, तो सो रही थी तो बोला अन्नू तू मेरे तरफ मुँह करके सो। मैं बोली क्यों? तो ऐसे ही। मतलब वो इंसान रो रहा था, अंदर से रो रहा था। मैं खुश थी, मैं नहीं रो रही थी। क्योंकि मुझे अंजाम पता नहीं था ना, आने वाला कल मुझे नहीं पता था। मुझे पता था, मेरे हस्बैंड को पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो नहीं पता था ना। मैं खुश थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। वो मुझे पूरी रात मतलब देखते रहा। कभी मेरा हाथ पकड़े, कभी मुझे गले लगाए, कभी मुझसे मतलब बहुत इमोशनल हो रहा था। मेरा हस्बैंड बहुत इमोशनल हो रहा था। कहते हैं ना, आदमी कितना भी बुरा हो, लेकिन जब रियलाइज़ हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं तो उसे रोना आता ही आता है। तो लेकर के आया, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और मैं चाह रही हूँ ना कि इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँ। तो जब हम लोग आए, पटना स्टेशन आए, फिर पटना स्टेशन से आने के बाद गाड़ी पकड़े, बस पकड़ के फिर हम लोग अपने गांव ले गए जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। तो करीब 7 बज गया था, रात के 7 बज रहे थे। तो वहाँ पर मुझे किसी और के यहाँ ले गया, ठीक है ना, जहाँ पर ये सब पार्टी वार्टी वाला आदमी था, ठीक है ना। समाज के लोग थे, उनकी मम्मी थी, पापा थे। मैं ये सब देख कर के मुझे ऐसा लगा कि हो क्या रहा है। मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ, कभी खुद के तरफ देख रही हूँ कि हो क्या रहा है ये। मैं बोली गौतम तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस
ला के छोड़ दिया। मेरा हाथ ऐसे था, हाथ पकड़ के दम मतलब अम्बाला से ऐसे हाथ पकड़ के लाया था और ला करके बीच समाज में बीच राह पे ऐसे छोड़ दिया। मैं बोली जवाब तो मुझे, कहाँ लाए मुझे, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं पूरा पागल की तरह तुम चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी। उसने बोला कि हाँ तुम घर जाओ, बस एक बार बोला था तुम घर जाओ। फिर उसके बाद खाली उसकी मम्मी ही बोलती गई। जब भी मैं अपने हस्बैंड को पकड़ना चाहिए, हक करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, मेरे बीच में मेरी सासू माँ आके बोलती है ए दूर रहो, ए दूर रहो, मेरे बेटे से दूर रहो। ऐसा चलता है। आज आप लोग सोच रहे होंगे क्या जानू रो क्यों नहीं रही? नहीं, मुझे रोना नहीं आता। अब मुझे रोना नहीं आता। जो अपने मासूम बच्चे को छोड़ सकता है वो मुझे भी छोड़ सकती है। मुझे रोने नहीं आता है, ठीक है ना? मैं अब जब भी रोऊंगी अपने बच्चे के लिए रोऊंगी, मैं उस इंसान के लिए नहीं रोऊंगी जो मुझे छोड़ के किसी दूसरी लड़की के लिए लॉयल है, दूसरे लड़की के लिए सोच रहा है, मेरे लिए नहीं सोच रहा है, मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए नहीं सोच रहा है। मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी। पुरानी यादें याद करके भी नहीं रोऊंगी। नफरत होती है, घृणा होती है मुझे। वो क्या मुझे छोड़ेगा? मैं ऐसे गंदे इंसान के साथ मैं खुद अब नहीं रहना चाहती हूँ दोस्तों। तो ऐसा मतलब माहौल था वहाँ, जिसका मानो पता नहीं, बार बार मेरे पापा को फ़ोन लगाया जा रहा था, जल्दी आओ अपना बेटी के ले जाओ, जल्दी आओ अपना बेटी के ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बेटी के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पापा नहीं आए, मेरे पापा नहीं आए। फिर उन लोग बोले कि तो ये इसको रोड पे कहाँ छोड़िएगा, ये जिस हालात में कुछ कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, फंस जाओगे, हमको भी फंसा दोगे, ठीक है ना? उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो खुद बोला इसे अभी घर लेके जाओ, हम इसको पापा को भेजते हैं। मैं वहाँ से उसके घर चली गई, ठीक है ना? उसके घर चली गई। मैं रात मतलब जब भी कुछ बात बोली, एक धड़ा, जब भी कुछ बात, गौतम तुम मेरे साथ गलत क्यों किया तुम मेरे साथ? मैं तो हाइपर होना बनता है, क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा था, मैं हाइपर हो रही थी, लेकिन उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा उनको मारा उस दिन, बहुत मारा हमको, मतलब ऐसे मार रहा था ना, मैं गिर रही थी। उसे याद भी होगा, मतलब आंगन में मुझे बहुत थप्पड़ मारा उसने, अपने आप को छुड़ा रहा था। फिर वो इतनी बेगैरत इंसान है ना, इतनी गंदा, इतनी हौसी दरिंदा है ना, उतना मारने के बाद भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा, ठीक है? मेरे साथ फिजिकल हुआ वो इंसान रात में भी। सोचिए, कुछ घंटा पहले वो छोड़ने वाला था, लेकिन छोड़ नहीं पाया, तो मेरे साथ फिजिकली भी हो गया, ठीक है? कैसा इंसान है वो? आज भी वही करता है, आज भी वही करता है। उसका प्यार जिस्म तक ही सीमित रहता है, जिस्म का भूख मिटा, बस उसका प्यार खत्म, ऐसा ही है। लेकिन मैं कितनी पागल थी दोस्तों, जो मैं उस पर भरोसा करती थी। वो इंसान मेरे साथ फिजिकली हो रहा था, लेकिन मैं उसे बार बार समझा रही थी कि देखो तुम जो किए हो ना, मैं माफ़ कर दूँगी, ठीक है ना? हम माफ़ कर देंगे एक दूसरे को, हम लोग चलते हैं, जहाँ हम लोग थे ना वहाँ चलते हैं, चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं, तुम्हारी माँ पापा हमको दूर कर देगा, देखो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना, छोड़ोगे नहीं ना। लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता था, कोई जवाब नहीं देता था वो। उसके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था दोस्तों। फिर वो देखा कि नफ़रत में बात नहीं बन रहा है, नफ़रत में बात नहीं बन रहा है। उसने मुझे प्यार से समझाना स्टार्ट किया, प्यार से बोला अन्नू अभी तुम घर चली जाओ, तुम घर जाओ, हम इन लोग का देख रहे हैं, इन लोग चाहता क्या है, ऐसे वैसे मतलब मुझे बहलाने लगे। तुम जाकर के मेरे पे केस कर देना कि ऐसा ऐसा बात है, तब इन लोग के अपने आप रखना पड़ेगा, इन लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मतलब अपने माँ बाप ही बोल रहा था गलत, ठीक है ना, कि इन लोग पे केस करो जा कर के, तब इन लोग तुमको रखेगा। हम तुमसे दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मेरे पे दबाव है। मैं बोली कैसा दबाव है? मेरे पे भी तो दबाव था, मेरे तो पापा भी आए थे थाने में, पर मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ी, फिर तुम क्यों छोड़ रहे हो? मैं सब कुछ उसको समझाई, सब कुछ, वो तो पैर पर गिड़गिड़ाई, भीख मांगी कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब मुझे आदत ही नहीं है, गलती हो गया, माफ़ कर दो। मैं अपने बच्चे के मुँह में तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की,
जो भी की, अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। चलो तुम जब कहोगे जब भी बच्चे होंगे, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने हस्बैंड को समझाने लगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यही कि तुम चली जाओ घर, हम कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पता है दोस्तों, अगले सुबह मेरे ससुर जी मेरे पापा को बुलाते हैं। उन लोग का प्लानिंग था दोस्तों। मेरे पापा से बाद में पूछी कि आप क्यों आए थे मैंने ससुराल क्यों आए थे पापा? तो पापा मेरे बोले कि हमको बुलाया गया था कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे घर पे ये वो लन पन बहुत सारी बातें हुई थी दोस्तों। मेरे पापा को बहुत धमकाया गया था, बहुत दबाव बनाया गया था, तब मेरे पापा मुझे लेकर के गए थे, ठीक है ना। मेरे ससुर जी मेरा झोला, जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे ना, और मुझे हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, फेंक दिया मेरा सब कपड़ा लगता। और मेरा पति ऐसे देखते रहा, ऐसे ही दरवाजे पे खड़े खड़े देखते रहा। मैं पूरे रास्ते में अपमान, शर्म लग रहा था, लाज लग रहा था दोस्तों। और मैं उसके गांव से जा रही थी, ठीक है ना, पर उसके चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं था, होने का ना दर्द ना तकलीफ, कुछ भी नहीं। ये 2013 की बात है दोस्तों। अब यहाँ से स्ट्रगल कैसे हुआ, कैसे मैं अपने पति से दोबारा मिली, बहुत लंबा दोस्तों, 2-4 साल के गैप। सोचिए, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा हस्बैंड मुझे कह रहा है कि तुम चली जाओ, मैं कुछ दिन बाद तुमको रख लूँगा। तो वो कुछ दिन 4 सालों में बीतेगा, मुझे नहीं पता था।